बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 13। फिर वो मंजर बड़ा अजीब था जब अली आमिर आफरीदी को उस जगह ले जाया गया जहां सन्यासी आनंद पाल की लाश जलाई गई थी। विक्रम सिंह ने राजा रतन सिंह से भी चलने के लिए कहा था, मगर वो ये कहकर गुरेज इख्तियार कर गया कि उसे वहां जाते हुए शर्म महसूस होगी और वो एक मामूली इंसान के एहसान का बोझ इस तरह नहीं उठा सकेगा। अब शमशान में विक्रम सिंह और आफरीदी के सिवा कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। अंधेरे की वही कैफियत थी और हवाओं के झक्कड़ उसी अंदाज में चल रहे थे। आफरीदी ने झुककर उस जगह को देखा जहां सन्यासी के जिस्म की राख का एक जरा भी मौजूद नहीं था। सरकश आंधी मरने वाले की हर निशानी को उड़ा कर ले गई थी। सिर्फ एक स्याह दाग था जो चिता की लकड़ियां जलने के बाद जमीन के सीने पर नक्श हो गया था। अली आमिर आफरीदी ने उस स्याह निशान को इस तरह छुआ जैसे वो सन्यासी की पेशानी को छू रहा हो। बड़ी जज्बाती फिजा थी। आफरीदी अपने दिल पर काबू ना रख सका और बेइख्तियार रोने लगा। विक्रम सिंह भी उस रिक्कत अंगेज मंजर की ताब ना ला सका और उसकी आंखें भी अश्क बरसाने लगी। कुछ देर बाद जब दिल का गुबार आंसुओं से धुल गया तो आफरीदी ने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठा दिए। ऐ खुदा, मैं उस शख्स को जानता भी ना था कि वो तेरा नादीदा परस्तार था और तेरे नाम लेवाओं का बरसों से इंतजार कर रहा था। फिर जब उसने तेरी वहदानियत का इकरार किया तो देवताओं के भजन गाने वालों ने उसकी जबान काट दी और उसके होंठों पर पानी की बूंद बूंद को हराम ठहरा दिया। वो सन्यासी की जबान से बुलंद होने वाली तेरी तारीफ को बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर उनकी संग दिली उन पर हवा का अजाब ले आई। मुझे तेरे उन बेशुमार बंदों का ख्याल है जो सन्यासी के कत्ल में मुलव्विस नहीं थे। उन्हें इस अजाब से बचा ले कि मैं एक रूहानी फर्जंद की हैसियत से अपने बाप का खून अहले चितौड़ पर माफ करता हूँ। जादूगर रामदेव का मामला तेरे सपुर्द करता हूँ कि तू अलीमो खबीर और ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। जैसे ही अली आमिर आफरीदी की ज़बान से अल्फाज अदा हुए, आंधी के झोंकों में कुछ और शिद्दत आ गई। आफरीदी ने तारीख तर फिजा को देखा और फिर बड़े करबनाक लहजे में सन्यासी की रूह से मुखातिब हुआ। बस ऐ जाने बेकरार ठहर जा कि बेगुनाह औरतें और मासूम बच्चे इस कहर की जद में आ गए हैं। इतना कहना था कि हवा का जोर टूटने लगा और अंधेरा बतदरीज कम होता चला गया। कुछ देर बाद चितौड़ की फिजा मामूल पर आ गई थी और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। 2 दिन और 2 रातों से महसूर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे और बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। अली आमिर आफरीदी भी विक्रम सिंह के साथ अपने कमरे में लौट आया था। महामंत्री की आंखों में मुसरत के आंसू थे। बेटे, तुमने रियासत के बाशिंदों के सामने मेरी लाज रख ली। आखिर ये मेरी रियाया है, मैं इनकी हलाकत और बर्बादी किस तरह देख सकता था। जाइए आप राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी की वहशियाना मुसरतों में शरीक होकर खुद को सुरखरू कर लीजिए। जाने वाला तो चला गया, ये रसन ये दार करोगे क्या? आफरीदी के लहजे में सारे जमाने की तलखियां सिमटाई थी। उसने अपने चेहरे की वहशत और दिल का दर्द छुपाने के लिए मुंह फेर लिया था। विक्रम सिंह आगे बढ़ा और उसने अपना लरजता हुआ हाथ अली आमिर आफरीदी के कंधे पर रख दिया। राजदूत, तुम्हें क्या खबर कि बूढ़ा शख्स कौन है जिसे विक्रम सिंह कहते हैं? खैर, तुम बहुत जल्द पहचान जाओगे कि मैं राजा रतन सिंह की वहशतों में शरीक हूं या। विक्रम सिंह अपनी बात अधूरी छोड़कर कमरे से निकल गया। निर्मला कुमारी बड़ी हैरत से अपने बाप की बयान करदा तफसीलात सुन रही थी। फिर जब वो दूसरी आंधी के मौजू पर आया तो उसके होंठ कांपने लगे और आंखों में गहरी उदासियां करवटें लेने लगी। बेटी, अब चितौड़ के मुस्तकबिल के बारे में तय हो चुका कि तुम नहीं रहोगी और हम नहीं रहेंगे। शिद्दत जज्बात से विक्रम सिंह की आवाज़ लरज रही थी। जब 2 बड़े इंसान दीवार के दूसरी तरफ एक ही मंजर देखें तो वो आंखों का धोखा नहीं हो सकता। मैंने सन्यासी की बात पर शुबा नहीं किया, मगर एक खुद फरेबी सी थी कि शायद आने वाला अजाब टल जाए। फिर माई भानुमती ने भी उसी कहर की तरफ इशारा कर दिया तो चितौड़ को कौन बचा सकता है? क्या आपकी सियासत भी इस मकाम पर आजिज नजर आती है? निर्मला कुमारी अपने बाप को मायूस देखकर खुद भी उदास हो गई थी। सियासत कुछ देर के लिए तलवारों को शाखे गुल तो बना सकती है, मगर आसमान के फैसलों को नहीं बदल सकती। विक्रम सिंह का लहजा डूबता जा रहा था। राजा रतन सिंह ने बहुत देर कर दी। तुम्हारी मगरूर बहन और महाराज रामदेव ने मसाइल को यहाँ तक उलझा दिया कि अब मौत की खूनी उंगलियां ही गिरा कुशाई कर सकती हैं। जिंदगी के तो हाथ भी कट गए और नाखून भी टूट चुके हैं। फिर उकदे को कौन सुलझाएगा? कोई भी नहीं। विक्रम सिंह रोने लगा था। काश पहले दिन ही किसी ने मेरी बात सुन ली होती। फिर क्या होता?
निर्मला कुमारी बाप को इस तरह रोता देखकर बेकरार हो गई। शायद ये खतरा टल जाता। आंसुओं की नमी से विक्रम सिंह की आवाज भी बुझती जा रही थी। सन्यासी आनंद पाल को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एक अजीम औरत तवाइफजादी करार पाई और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसे ताकतवर हुक्मरान के राजदूत को मुसलसल जलील किया जा रहा है। आखिर हमारा कौन सा अमल ऐसा है जो हमें तबाही और रुसवाई से बचा सकता है? ये कहते कहते विक्रम सिंह के लहजे से गुस्से और झुंझुलाहट का इजहार होने लगा था। आपके ख्याल में हिंदू धर्म के बागियों को माफ कर दिया जाता? निर्मला ने हैरान होकर अपने बाप से अजीब अंदाज में पूछा। कैसा धर्म और कैसे भागी? विक्रम सिंह यकायक भड़क उठा था। धर्म तो वो है जिसे बचाते बचाते माई भानुमति ने संसार को त्याग दिया और जिसका दिफा करते करते सन्यासी ने मौत को गले लगा दिया। धर्म वो नहीं जिस पर राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और रामदेव अमल करते हैं। ये तो पत्थरों का कानून है जिससे नर्म नाजुक इंसानों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत कर दिया गया है। विक्रम सिंह का जहनी इंकलाब मुकम्मल हो चुका था और दिल की सरकशी ने जबान को भी बागी बना दिया था। बाप की बातें सुनकर निर्मला कुमारी मबहूत हो गई थी। क्या आप भी आज तक गलत रास्ते पर चलते रहे? हाँ, मैं भी गुमराही का शिकार था, मगर सन्यासी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे अंधेरों की दुनिया से बाहर खींच लिया। अब मैं रोशनी में खड़ा हूँ। चित्तौड़ की जिंदगी मामूल पर आ गई थी, मगर अली आमिर आफरीदी की जिंदगी में नया हशर बर्पा हो गया था। वो चित्तौड़ की सरजमीन पर पहली रात थी जब उसने अपनी वालदा शाइस्ता बेगम और छोटी बहन आलिया आफरीदी को ख्वाब में देखा। वो दोनों माँ बेटी हांसी के मकान के एक कमरे में खामोश बैठी थी कि अचानक अकब की दीवार में एक शिगाफ पड़ गया। फिर दूसरे ही लम्हे उस शिगाफ से एक दराज कामत स्याहपोश इंसान बरामद हुआ। शाइस्ता बेगम और आलिया आफरीदी उस स्याहपोश की मौजूदगी से बेखबर थी। वो स्याहपोश दबे कदमों उनकी तरफ बढ़ा। फासला आहिस्ता आहिस्ता सिमट रहा था, यहाँ तक कि वो स्याहपोश उनके करीब आ गया। नागहां शाइस्ता बेगम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। फिर चारों तरफ धुआं फैल गया। धुआं इस कदर गहरा था कि इंसानी आंख को कुछ नजर नहीं आता था। फिर शाइस्ता बेगम और आलिया की चीखें गूंज रही थी। अली आमिर शिद्दत खौफ से जाग गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। कुछ लम्हों बाद जब नींद का खुमार टूटा और गिरदोपेश की धुंधली चीजें साफ नजर आने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो महज एक ख्वाब था। आफरीदी ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर ये इत्मीनान आर्जी था। अली आमिर ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे तो उसे ख्वाब की होलनाकियों का अंदाजा हुआ। सर से लेकर पांव तक आफरीदी का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। ये परेशान ख्यालात थे या हकीकत? आफरीदी इसका फैसला नहीं कर सका। उसने सारी रात जाग कर गुजार दी। अली आमिर को माँ और बहन से बिछड़े हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। रोज़ो शब के दायरे में इस मुख्तसर से वक्त की कोई अहमियत नहीं होती, मगर जब आफरीदी ने एक स्याहपोश को शाइस्ता बेगम और आलिया की तरफ बढ़ते हुए देखा और फिर उनकी चीखें गूंजने लगी तो उसे एहसास हुआ कि 3 दिन नहीं 3 सदियां गुजर गई हैं। एक बार यादों का गुबार उठा तो जहन बेशुमार वसवसों से भर गया। यह ख्वाब मुस्तकबिल के किसी खतरे की इलामत है। सुल्तान इसके बारे में क्या सोचते होंगे? दरबार शाही में मलिक काफूर की महबूबियत और फितना अंगेजियों का क्या हाल होगा? उसके पीछे रकासा जोहरा जमाल पर क्या गुजरी होगी? अनगिनत सवाल थे जो आफरीदी के जहन पर मुसलसल यलगार कर रहे थे। उसने यादों की आग से दामन को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर शोले थे कि रात भर लपकते ही रहे। एक लम्हे के लिए भी उसकी पलकें ना झपक सकी। आफरीदी चाहता था कि रात के अंधेरे इसी वक्त छट जाएं और सुबह होते ही वो अपने सफारती फराइज अंजाम देकर दिल्ली वापस चला जाए। इस दहशतनाक ख्वाब ने आफरीदी को अजीब से कर्ब में मुब्तला कर दिया था। फिर जब सुबह हुई और सूरज अरावली की चट्टानों से उतरकर चित्तौड़ के मैदानों में फैल गया तो महामंत्री विक्रम सिंह अली आमिर आफरीदी से मिलने के लिए उसके कमरे में आया। सन्यासी आनंद पाल भी कत्ल हो चुके, आंधी भी थम चुकी और मुझ गुनहगार पर भी रामदेव मशके सितम कर चुका। आखिर अब इक़्तिदार का और कौन सा मशगला बाकी है? आफरीदी की जबान पर हर्फ शिकायत भी था और गहरा तंज भी। अब मुझे और कितने दिन बदतरीन कैदियों जैसी जिंदगी बसर करनी होगी? विक्रम सिंह ने आफरीदी के बिगड़े हुए तेवरों को शिद्दत से महसूस किया और उस जज्बाती नौजवान को समझाने की कोशिश की। अब तुम्हारे लिए फिजा हमवार हो चुकी है। रियासत की आवाम तो इस रात से बेखबर है कि वो खौफनाक आंधी क्यों आई थी और फिर किसके इशारे पर रुक गई, मगर राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी जानते हैं कि उस बला को टालने में पसे पर्दा तुम्हारा हाथ हरकत कर रहा है। विक्रम सिंह सियासत के खास लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। अब राजपूत सम्राट तुम्हें ज्यादा दिन तक एक कमरे में महसूर नहीं रख सकता। यह कहकर विक्रम सिंह ने सरगोशी के अंदाज में अली आमिर आफरीदी को तमाम वाकयात सुना दिए। यह अपनायत का पहला कदम था जो महामंत्री की तरफ से अली आमिर की तरफ बढ़ा था। आफरीदी ने शुक्रगुजार निगाहों से विक्रम सिंह की तरफ देखा। आफरीदी, मैं भी तुम्हारा हम सफर हूं, मगर मेरा सफर आग का सफर है। यह एक बड़ा अहम इशारा था जिसकी गहराइयों पर आफरीदी सोचता रहा और विक्रम सिंह कमरे से निकलकर राज दरबार में चला गया।
राजा रतन सिंह माई भानुमति के उस तंजिया जुमले से धोखा खा गया था कि सुल्तान का पैगाम सुनकर उसके इज्जत व वकार में मजीद इजाफा हो जाएगा। बिलाखिर ये तय पा गया कि राजदूत को कल किसी वक्त दरबार आम में पेश कर दिया जाएगा ताकि दूसरे राजपूत सरदार भी सुल्तान के पैगाम को सुन ले और रानी पद्मनी के दामन पर शुबहात की जो गर्द जम गई है वो दूर हो जाए। विक्रम सिंह बहुत खुश था कि अनकरीब सियासी पेचीदगियों का कोई हल निकलने वाला था। फिजा में ठहराव सा पैदा हो गया था, मगर रामदेव के होश में आते ही एक बार फिर राज दरबार में किसी जल्जले की पेशगोई की जा रही थी। रामदेव अभी बिस्तर से उठने के काबिल नहीं हुआ था। उसका पूरा जिस्म पट्टियों से जकड़ा हुआ था, लेकिन हवास पूरी तरह बहाल हो चुके थे। होश में आते ही उसने अपने नायब शिवा और दूसरे चेलों के बारे में दरियाफ्त किया। फिर जब रामदेव को यह हकीकत मालूम हुई कि उसके सारे पुजारी मर चुके हैं और आश्रम नीस्तो नाबूद हो चुका है, तो वो किसी ज़िबा होने वाले जानवर की तरह चीखा। उसने माई भानुमति और अली आमिर आफरीदी को गलीज तरीन गालियां दी और फिर अपने खिदमतगारों से कहा कि इसी वक्त राजा रतन सिंह को इतला दें, महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। फिर जैसे ही राजा रतन सिंह रामदेव की इयादत के लिए हाजिर हुआ तो उस फरेबकार साहिर ने पहला सवाल यही किया, आंधी रुक चुकी होगी। रतन सिंह ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। रामदेव चीखा, मुझे मेरे गयान ने यही खबर दी थी कि अगर उस नीच औरत माई भानुमति और राजदूत को एक ही वक्त में कत्ल कर दिया जाए तो यह आफत नागहानी चित्तौड़ के सर से टल सकती है। क्या सम्राट ने उन दोनों राक्षसों को नर्क में पहुंचा दिया? रामदेव ने राजा रतन सिंह से बड़ा खौफनाक सवाल किया था। राजपूत सम्राट एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया था, मगर विक्रम सिंह ने फौरन ही बिगड़ी हुई बात को संभाल लिया। महाराज के हुक्म पर माई भानुमति को कत्ल कर दिया गया है। जैसे ही उसकी गर्दन तन से जुदा हुई, स्याह आंधी ने दम तोड़ दिया। जब एक शख्स के कत्ल से अजाब टल गया तो फिर दूसरे इंसान को हलाक करने की क्या जरूरत थी? विक्रम सिंह ने इस कदर बरजस्ता झूठ बोला था कि रामदेव को उसके बयान की सदाकत पर यकीन आ गया। नहीं सम्राट, दूसरे दुश्मन को भी कत्ल करना जरूरी है। जख्मी होने के बावजूद रामदेव का लहजा दरिंदों जैसा था। उसे जिंदा छोड़ देने में एक सियासी मसलहत है। अब की बार रतन सिंह ने रामदेव की बात का जवाब दिया था। हमारी सियासी मजबूरियां हैं। हमारी सियासी मजबूरियां ये हैं कि हम एक गैर मुल्की सफीर को कत्ल नहीं कर सकते। और सुल्तान के उस संदेश का क्या होगा जिसकी वजह से मैंने एक माह तक कठिन जाप किए हैं और सख्त तरीन आजार झीले हैं। रामदेव की अयार फितरत किसी तरह भी दम लेने के लिए आमादा नहीं थी। उस संदेश में कुछ नहीं है, वो महज एक खैर सिगाली का पैगाम है। रतन सिंह ने जख्मी साहिर आजम को मुतमईन करते हुए कहा, पैगाम रसानी की एक मुख्तसर सी सरकारी तकरीब अदा होगी और फिर राजदूत को दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा। वो तकरीब मेरे बगैर अदा नहीं होगी। रामदेव चीख कर बोला, मुझे 4 आदमियों के कांधों पर उठाकर राज दरबार में ले चलना। मेरा ज्ञान तो जख्मी नहीं है। रामदेव का गरूर अपने आरूज पर था। उसने अपने चेलों की मौत और आश्रम की तबाही से कोई इबरत हासिल नहीं की थी। राजा रतन सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह मजबूरन सर झुकाए चले गए और फिर यह खबर सारे चित्तौड़ में आम हो गई कि कल दिल्ली का सफीर रानी पद्मनी के हजूर सुल्तान का पैगाम पेश करेगा। विक्रम सिंह ने शाम होने से पहले ही अली आमिर आफरीदी को यह खबर पहुंचा दी थी कि कल का दिन उसकी जिंदगी का अहम तरीन दिन होगा। आखिर तुम्हें एक राजपूत सम्राट के दरबार में जाना है, विक्रम सिंह ने उसे एहसास दिलाते हुए कहा। सन्यासी आनंद पाल के रिश्ते से मैं आपका एहतराम करता हूँ, वरना ईवान खिलजी के सामने एक राजपूत हुक्मरान के दरबार की हैसियत ही क्या है। अली आमिर ने आहिस्ता लहजे में कहा, जहां आंखें फर्श से ऊपर नहीं उठती और अक्सर बोलने वालों की कुव्वत गोयाई सल्ब हो जाती है, मैं उस दरबार का नुमाइंदा हूँ। आफरीदी की गुफ्तगू में इस कदर एतमाद था कि महामंत्री विक्रम सिंह शर्मसार नजर आने लगा था। मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था, महामंत्री ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। मैं तो तुम्हें इस महाज पर भी फातेह देखना चाहता हूँ। अपने हुक्मरान के खिलाफ? आफरीदी ने गैर इरादी तौर पर एक चुभता हुआ सवाल कर दिया था। नहीं, सन्यासी आनंद पाल के कातिलों के खिलाफ, विक्रम सिंह ने आगे की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। सितमगरों के खिलाफ, जाबिरों और पत्थर के पुजारियों के खिलाफ। यह कहकर विक्रम सिंह चला गया और आफरीदी रियासत चित्तौड़ के उस वजीर आजम के बारे में सोचने लगा जिसका रवैया एक तरह मुशफ़िकाना और दूसरी तरफ नाकाबिल फहम। वो रात चित्तौड़ के हुक्मरान तबके के लिए एक अजीब रात थी। अचानक रतन सिंह के मुंतशिर जहन में एक खौफनाक तसव्वुर ने सर उभारा। क्या मुझे मोहलत तो नहीं दी गई है कि मैं मुतमईन हो जाऊं और फिर अचानक मुझ पर रामदेव से भी ज्यादा शदीद अजाब नाजिल हो जाए? ये रूह को पिघला देने वाला ख्याल था। रतन सिंह ने रानी पद्मनी से तो अपने खदशात का इजहार नहीं किया, मगर वहशत दिल पर काबू पाने के लिए तेज शराब का सहारा लिया और नर्मो गुदाज बिस्तर में मुंह छुपाकर सो गया। रानी पद्मनी जाग रही थी और उसका मगरूर जहन हर परेशानी से आज़ाद था। माई भानुमति के इंकशाफ से पहले वो इस सिलसिले में अक्सर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ज़ात को नाजेबा कलमात का हदफ बनाती रहती थी कि एक मुसलमान हुक्मरान के सबब राजपूत सरदारों के दरमियान उसकी शख्सियत मशकूक बनकर रह गई थी।
मगर जब राजा रतन सिंह ने माई भानुमति की पेशगोई मुंतकिल की थी कि सुल्तान का तोहफा कबूल करने के बाद उसके इक़्तिदार में मजीद इजाफा हो जाएगा, तो रानी पद्मिनी बहुत ज़्यादा मुतमईन नजर आने लगी थी। माई भानुमति उसके नज़दीक एक मातूब औरत थी, लेकिन जब उस तवाइफजादी ने पद्मिनी को अच्छी खबर फराहम की तो पद्मिनी की दिली नफरत में तो कमी ना आ सकी, लेकिन नखुवत और तकब्बुर में मजीद इजाफा हो गया और वो ख्यालों की दुनिया में अपने इक़्तिदार को वसी होता हुआ देखती रही। उस रात रानी पद्मिनी के इत्मीनान की एक वजह यह भी थी कि वो रियासत चित्तौड़ को नाकाबिले तस्खीर समझती थी। पद्मिनी के ख्याल में अगर सुल्तान ने उसे जंग की धमकी भी दी तो वो किसी पागल की चीख की तरह रायगा जाएगी। वो एक ज़हीन और तालीम याफ्ता औरत थी, सियासी अमूर में भी उसे बड़ा दखल था, इसलिए राजपूताने की पूरी तारीख उसके जहन में महफूज थी। पद्मिनी ने कुछ देर के लिए राजपूतों की माजी की तारीख पर एक उचटती सी नज़र डाली। उसने आलम तसव्वुरात में पृथ्वीराज चौहान को खून में नहाते हुए देखा। फिर वो मंजर भी उसकी निगाहों के सामने उभर आया कि शहाबुद्दीन गौरी के सिपाही पृथ्वीराज का सर काटकर अजमेर की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहरे गुलामी सब्त कर रहे थे। उस खून रंग मंजर के एहसास ने रानी पद्मिनी के जिस्म को पसीने में गर्क कर दिया था। फिर दूसरे ही लम्हे उसके जहन में राजपूत हेमराज का पैकर उभर आया, जिसने बगावत करके मुसलमानों से अजमेर का इक़्तिदार छीन लिया था। उस तसव्वुर ने रानी पद्मिनी को चंद सातों के लिए सरशार कर दिया था, मगर ये सातें आर्जी थी। रानी पद्मिनी ने अपने जहन के पर्दे पर एक और मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक के चेहरे को उभरते देखा। ऐबक ने राजपूत हेमराज को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर उस इलाके से चौहानों के इक़्तिदार को हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला। रानी पद्मिनी बड़े इज़्तिराब के आलम में बिस्तर पर करवटें लेने लगी। वो राजमहल के एक आरास्ता कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसका मुंतशिर जहन माजी की शाहराहों पर भटक रहा था। अचानक पद्मिनी को जालोर का किला याद आ गया, जिस पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने यलगार करके राजा अड़ीसा को शिकस्त फाश दी थी और उस राजपूत हुक्मरान को मुस्लिम हुकूमत का खिराज गुजार बनने पर मजबूर कर दिया था। ये एक और लर्जा खेज मंजर था जिसकी यादों ने रानी पद्मिनी को कुछ देर के लिए बेकरार कर दिया था। फिर उसकी नजरें भटकते भटकते रंथनबोर की तरफ चली गईं। उस किले पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के वजीर अल खान यानी गयासुद्दीन बुलबन का परचम लहराता देखकर पद्मिनी के सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी, मगर यह आग फौरन ही बुझ गई कि उसे रियासत चित्तौड़ का किला नाकाबिले तस्खीर नजर आ रहा था। रानी पद्मिनी के दिल में एहसास गरूर फिर करवटें लेने लगा और ये बात उसके जहन पर नक्श होकर रह गई कि अगर चित्तौड़ नाकाबिले तस्खीर ना होता तो मुसलमान हमलावर उसे भी पामाल किए बगैर चैन से नहीं बैठते। माजी और हाल के तमाम नशेब व फराज पर गौर करने के बाद रानी पद्मिनी खुद कलामी के अंदाज में ये कहती हुई सो गई, चित्तौड़ का माजी, हाल और मुस्तकबिल आज़ादी के सिवा कुछ नहीं। गरूर हुस्न ने उसे बड़े रंगीन ख्वाब दिखाए थे। उस रात अगर कुछ लोग बेदार थे तो उनके ख्यालात में इंकलाब आ चुका था। ये जागने वाले महामंत्री विक्रम सिंह और उसकी बेटी निर्मला कुमारी थी। दोनों खामोश थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे। यकायक निर्मला ने सकूत तोड़ा और अपने बाप से पूछने लगी, आपके ख्याल में आने वाली सुबह अहले चित्तौड़ के लिए क्या पैगाम लेकर आएगी? वो पैगाम ज़्यादा खुशगवार नहीं होगा। विक्रम सिंह ने बड़ी जहानत से एक एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। माई भानुमति ने तो एक अच्छी पेशगोई की है। निर्मला ने राजा रतन सिंह के दोहराए हुए अल्फाज को बुनियाद बनाकर कहा, यह चित्तौड़ की बदनसीबी है कि रतन सिंह माई भानुमति के अल्फाज का सही मफहूम ना समझ सके। विक्रम सिंह ने इशारतन कहा, अगर राजपूत सम्राट माई के अल्फाज की गहराई को समझ लेते तो उनकी नींदें हराम हो जाती और रानी पद्मिनी के शोला रंग रुखसार बुझकर धुआं हो जाते। क्या आपको इस सूरत हाल पर कोई अफसोस नहीं है? निर्मला कुमारी ने एक बार फिर वही सवाल किया था जिससे उसकी रूह की बेचैनी का इजहार होता था। हाँ, अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। उनके देवता अलग हैं और मेरा खुदा अलग। आज विक्रम सिंह ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी थी। निर्मला कुमारी पहले भी बाप की गुफ्तगू सुनकर हैरान होती रही थी, मगर आज तो उसकी हैरत वहशत में बदल गई थी। क्या पुरखों का तमाम सुरमाया लुट गया और क्या सारे देवी देवता टूट कर बिखर गए? निर्मला कुमारी का लहजा बहुत उदास था। देवता टूटने ही के लिए बनाए जाते हैं। पत्थर के मुजस्मे मौसम की ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। महामंत्री विक्रम सिंह के लहजे में बड़ी जारहियत थी। तो फिर आप देवताओं से बेवफाई का ऐलान क्यों नहीं कर देते? निर्मला के लहजे में हल्की सी सख्ती नुमाया हो गई थी। अपने अकायद को सीने में छुपाकर जिंदा रहना राजपूतों की शान नहीं, हकीकत की आग को बर्दाश्त करना इससे बड़ी बहादुरी है। विक्रम सिंह ने अपनी ज़हीन बेटी को समझाते हुए कहा, मैंने कई बार अपने अकायद का ऐलान करके नए रास्ते पर जाना चाहा, मगर हर मर्तबा तुम्हारी मासूम यादों ने मेरा दामन पकड़ लिया। यकायक विक्रम सिंह का लहजा रिक्कत आमेज हो गया था। मैं अपनी हलाकत से नहीं डरता, मगर मरने के बाद तुम्हारी तन्हाई और बेचारगी से खौफ आता है। रामदेव के मानने वाले तुम्हें बहुत आज़ार पहुंचाएंगे। अगर चित्तौड़ के हुक्मरान मुझे तुम्हारी आबरूमंदाना जिंदगी की जमानत दे दें
तो मैं इसी वक्त सन्यासी आनंदपाल के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या आप दिल्ली से आने वाली हवाओं के तर्जुमान बन जाएंगे? निर्मला के चेहरे की अफसुर्दगी ज़ाइल हो चुकी थी, मगर हैरत बदस्तूर कायम थी। यकीनन, विक्रम सिंह ने पूरे एतमाद से जवाब देते हुए कहा। तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? निर्मला कुमारी ने एक और मुश्किल सवाल कर दिया था। उन आने वालों का जो औरतों की इज्जत और नामूस के मुहाफिज हैं। विक्रम सिंह ने बड़े असर अंगेज लहजे में कहा। वो कब आएंगे? अब निर्मला कुमारी भी बेचैन नजर आने लगी थी। बस आया ही चाहते हैं। सन्यासी ने भी यही कहा था और माई भानुमति की भी ये पेशगोई है। ये कहते कहते विक्रम सिंह के चेहरे की चमक कुछ गहरी हो गई थी। फिर जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें उनके हवाले करके सन्यासी से जा मिलूंगा। अब मुझसे उनकी ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। एक एक लम्हा फिराक सदियों की तरह गुजर रहा है। शिद्दत जज्बात में विक्रम सिंह रोने लगा था। बाप को इस कदर आजुर्दा देखकर निर्मला भी रोने लगी थी। जब इंसानी कहके और खुशियां एक घर में सिमट जाते हैं तो पूरी बस्ती आहोजारी में मुब्तला हो जाती है और एक एक आंख अश्क बरसाने लगती है। विक्रम सिंह इंसानी मजालिम की तारीख बयान कर रहा था। अगर हमने ये कह कहे और खुशियां बराबर से लोगों में तकसीम कर दी होती तो फिर वो अजाब कभी नहीं आता, मगर अब उसे कोई नहीं रोक सकता है कि वक्त गुजर चुका और मोहलत खत्म हो चुकी है। ये कहकर विक्रम सिंह रोशन फानूस, जगमगाते कहकहों और पिघली हुई काफूरी शम्मों को देखने लगा। कौन जाने कैसा अंधेरा है। महामंत्री का कमरा उदासियों का मकबरा बनकर रह गया था। विक्रम सिंह ने बुझी बुझी फिजाओं का असल जायल करने के लिए निर्मला से कहा, बेटी अब सो जाओ कि आने वाली सुबह हमारे तमाम अंदेशों का खात्मा कर देगी और जहनों पर छाया हुआ गुबार छट जाएगा। बाप का हुक्म सुनते ही निर्मला अपने बिस्तर पर दराज हो गई। तमाम रोशनियां गुल कर दी गई, मगर अंधेरे में भी उसका जहन बरकी लहरों का मरकज बना हुआ था और उस नामहरम मर्द के बारे में मुसलसल सोच रही थी जिसने सन्यासी आनंदपाल से उसके अकायद छीन लिए थे और अब वो विक्रम सिंह को जेर करता हुआ खुद उसके अपने दिलो दिमाग पर हमलावर हुआ था। महामंत्री विक्रम सिंह और निर्मला कुमारी के साथ अली आमिर आफरीदी भी अपने कमरे में जाग रहा था। बार बार उसकी समात में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक ही जुमला गूंज रहा था, आफरीदी, हुस्न की अदालत में हमारा मुकदमा तुम्हारी वकालत के रहमो करम पर होगा। सुल्तान का यह एतमाद बड़ा अजीब एतमाद था और सफारत की जिम्मेदारी थी और उसी एतमाद ने आफरीदी के दिल में और जिस्म पर बड़े जख्म सजाए थे और वह उन्हीं जख्मों को सजाकर सरे बज़्म यार चला जाना चाहता था। इसी दौरान सोचते सोचते कुछ देर के लिए अली आमिर आफरीदी की आंख लग गई। पलके झपकते ही आफरीदी नींद की दुनिया में चला गया और फिर उसकी बंद आंखों के सामने एक ख्वाब रोशन हो गया। आफरीदी ने सन्यासी आनंदपाल को देखा। अब उसके मुंह से खून नहीं बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शदीद अजियत और कर्ब का रंग नुमाया था। आफरीदी ने सन्यासी से हुज़्न मलाल की वजह दरियाफ्त करना चाही, लेकिन सन्यासी उससे पहले ही बोल उठा, बेटे तूने अच्छा किया कि चित्तौड़ के मासूम इंसानों को बचा लिया। उस आग को तेरे सिवा बुझाने वाला कोई नहीं था। तेरी मोहब्बत ने भड़कते हुए शोलों को राख बना दिया और स्याह आंधी को बादे नसीम के खुशगवार झोंकों में बदल डाला। बुत परस्तों की इस रियासत पर तेरा एहसान है, मगर तू नहीं जानता कि ये लोग बहुत नाशुक्र हैं। अनकरीब तुझे बड़ी अजियतें पहुंचने वाली हैं। ये फरेबकार नए नए बहाने तराश कर तुझ पर हमलावर होंगे, लेकिन उन्हें तुझ पर गलबा हासिल नहीं हो सकेगा। अजीमुशान फतह तेरा मुकद्दर होगी, मगर बड़ी खून रेजियों के बाद, बड़ी रुसवाइयों के बाद साबित कदम रहना कि तू अहले ईमान का अजीम वारिस है। यह कहकर सन्यासी आनंदपाल रूपोश हो गया और अली आमिर आफरीदी घबरा कर उठ बैठा। अब एक और नई नादीदा मुसीबत उसकी मुंतजिर थी। आफरीदी शदीद हैरत और वहशत के आलम में बहुत देर तक सन्यासी की बातों पर गौर करता रहा। आनंदपाल का ख्वाब में आना बेसबब नहीं था। वो जिस खून रेजी और रसवाई की तरफ इशारा कर रहा था उसके बज़ाहिर कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। आफरीदी ने खून रेजी का यही मफहूम लिया था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला करेगा, जिसके नतीजे में राजपूतों की संगलाख जमीन इंसानी खून से नम हो जाएगी। और उसके नज़दीक रुसवाई का मतलब ये था कि राजा रतन सिंह या रामदेव कोई नई चाल चलकर उसे नए अंदाज की कोई अजियत पहुंचाएंगे। आफरीदी कुछ देर तक ख्वाब के असरात से परेशान रहा, फिर अपने जहन से तमाम अंदेशों को झटक कर आने वाली सुबह का इंतजार करने लगा।